द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आपने जैन स्ट्रीट के खटके देख ही लिए होंगे, अखबारों में पढ़ लिया, कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 47,000 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए, 5,000 करोड़ रुपए का लॉस दिया है, 42,000 करोड़ रुपए मान लीजिए आप। तो 42,000 करोड़ रुपए ये किसकी जेब से गया? जो इन्वेस्टमेंट के जरिए, होल्डिंग के जरिए जो शेयरों की वैल्यू बढ़ती है, जो कमाता है, वो तो वैल्यू बढ़ती है उनकी, उनका कैपिटलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन एफ&ओ के अंदर तो एक्चुअल डिफरेंस ऑफ दी भावों के उतार चढ़ाव का डिफरेंस देना पड़ता है, प्रेजेंटिव, तो उसमें तो कोई रियलिटी तो कोई है ही नहीं। मतलब तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दिस इज ऑलमोस्ट ए लॉस मेकिंग बिजनेस। 48,000 करोड़ रुपया एक जो एफ&ओ का काम करने वाले हैं या कैश में जो ट्रेडिंग करने वाले हैं उनकी जेब से गया वो पैसा। तो मैं जो बार बार मना करता हूं कि ये काम मत करो, अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट मत मानो, ये इसीलिए कहता था। और एक नहीं, और बहुत लोग हैं अभी सेबी की पकड़ से, सेबी प्रयास कर रही है उनको पकड़ने का। बहुत लोग हैं ऐसे जो दुनिया भर की गड़बड़ और मैनिपुलेशन करते हैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मेरा आपसे यही अनुरोध है कि वैसे तो आप स्वतंत्र हैं, मेरा कोई नहीं, मैं तो खाली एक एडवाइजरी, एक सलाह सूद के नाते, एक सजेशन के नाते, एक सब्जेक्ट के जानकार के नाते मेरा आपसे कहना है। बाकी तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आई कैन नॉट प्रोहिबिट टू एनीबडी एल्स। दूसरी बात है कि जो बाजार का अभी रुख है, जो बाजार का रुझान है इस समय, वो ऐसा लग रहा है कि बाजार किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं इंतजार में। एक तो ट्रंप साहब का जो टैरिफ एक्शन, फिर उन्होंने लेटर्स भेजना शुरू कर देंगे आज रात को 12 बजे से। आज रात के 12 बजे मानी अमेरिका के 12 बजे दिन के, वो लेटर्स भेजना शुरू कर देंगे और इंडिविजुअल कंट्रीज को इन्फॉर्म करेंगे कि आप पर इतनी टैरिफ लगाई जाती है, यू हैव टू पे दिस टैरिफ। तो ये लैंग्वेज भी वो गलत लिख रहे हैं, क्योंकि टैरिफ या कस्टम ड्यूटी, टैरिफ मीन्स द कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इज ऑलवेज पेड बाय द इंपोर्टर और बायर, दोज हु आर इन अमेरिका। यानी ये तो अमेरिका पे करेगा भाई। सेलर जो है, एक्सपोर्टर जो है अमेरिका को, वो तो कह देगा भाई मेरा ये भाव है, आपकी इच्छा हो तो ले लो, इच्छा हो तो मत लो, खत्म कैसे। तो देना तो इंपोर्टर को पड़ेगा। ये तो डराने का एक मंत्र है, ताबीज घड़ रहे हैं डराने के लिए। जो कंट्रीज जो क्या ज्यादातर नहीं क्या समझौता भारत से भी होता अटक गया, भारत से होता ये समझौता अटक गया। और ये ट्रंप साहब की जो दादागिरी पूर्ण रवैया है कि नहीं मेरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी लेने पड़ेंगे, नहीं मेरे डेयरी प्रोडक्ट भी लेने चाहिए, हमको हमारे देश को बर्बाद करना है क्या? ये प्रोडक्ट लें हम जो वायबल है, ठीक है ले लेंगे, थोड़ी बहुत जो कंसेशन कर देंगे, कस्टम ड्यूटी में थोड़ा कंसेशन कर देंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। कि ये थोड़ी था आप तो कहोगे साहब मेरे से जो मैं अमेरिका का कूड़ा भी उठा के मेरे यहाँ लो, हाउ इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। भारत, वो पीयूष गोयल साहब जो वाणिज्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे देश का हित पहले देखेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, मतलब सही निर्णय है, देखी जाएगी जो भी होगा। और हमारा अगर इंपोर्ट बंद करेंगे वो, तो उनका एक्सपोर्ट भी तो हमारे देश में बंद होगा। ट्रेड रिलेशन बोथ साइड होंगे, वो तो रेसिप्रोकल है, वो तो जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये है कि कुछ समय के लिए जो बिजनेस में हिंड्रेंस पैदा हो जाता है, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, अनसर्टेनिटीज पैदा हो जाती है। जो भी दुनिया के जाने माने लोग हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है, दे आर बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के जो लोग हैं माने हुए, वो सभी ये कह रहे हैं भाई देयर ट्रेड कंडीशंस थ्रू आउट द ग्लोब आर अनसर्टन एंड दैट इज ड्यू टू अमेरिका। तो ऐसी सूरत में होना कुछ भी नहीं है, लेकिन समय बर्बाद होता है और इसमें ज्यादा नुकसान अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका को कुछ चीजें ऐसी लेनी तो पड़ेंगी, और लेनी पड़ेंगी तो महंगी मिलेगी, बिकॉज दे हैव टू पे द टैरिफ। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ कंपनियों को नुकसान हो सकता है, भारत की कुछ कंपनियों को, जिनमें खास तौर से टेक्सटाइल,
ज्वेलरी की कोई ज्यादा कंपनियां लिस्टेड स्पेस में नहीं है, मैं आपसे बताऊं। और ये जो इंडियन जो ज्वेलरी शोरूम की कंपनियां, ये अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनको कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा खास तौर से गारमेंट रेडीमेड वालों को। रेडीमेड गारमेंट में नुकसान इसलिए होगा कि इनका एक्सपोर्ट काफी है, और इसमें जो कंपनियां हैं, केपीआर मिल है, पर्ल ग्लोबल है, गोकुलदास कोटावाला है, रेमंड है, वर्धमान है ना। फिर एक वो सिल्क कंपनी है, रिचीमैन ने एक कंपनी, सिल्क और की तमिलनाडु की एक कंपनी, वो सिल्क का एक्सपोर्ट करती है, सिल्क कपड़ों का। तो इस अच्छा, फिर ये इंडोरामा है, फिर आपके वो जो वेल्सपन लिविंग है, और साहब ट्राइडेंट है। ये इस प्रकार की जो, जैसे ट्राइडेंट और ये जो वेल्सपन लिविंग, ये दे आर एक्सपोर्टिंग बेड शीट्स एंड टॉवल्स टू अमेरिका अच्छी क्वांटिटी में। मतलब 50 मोर देन 50% सेल इज कमिंग फ्रॉम यूएस। फिर जो केपीआर मिल वगैरह है, इनका हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है अमेरिका से, ये गल्फ कंट्रीज को भी करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को भी करते हैं, लेकिन 10-15-20% की सेल का नुकसान तो इनको हो सकता है। टाइम नहीं, ये टिकने वाली नहीं है। नहीं, ट्रम्प साहब की नीतियां टिकेंगी नहीं। दे आर ओनली गिविंग टू थ्रेट। चाइना को भी ये थ्रेट देते रहे, और अंत में चाइना से समझौता करना पड़ा, इनको झुकना पड़ा। तो ये थ्रेट है, इससे होगा कुछ भी नहीं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो केपीआर इन कंपनियों से जो बता रहा हूँ थोड़ा संभल के रहे। रहा सवाल फार्मास्यूटिकल कंपनीज का और आईटी सेक्टर का, इनको कोई नुकसान नहीं, बिकॉज फार्मास्यूटिकल के लिए उन्होंने अलग फॉर्मूला तय किया है टैरिफ का। इनकी सेलिंग प्राइस तय की है अमेरिका में। सेलिंग के बारे में जो पॉलिसी तय की है वो बड़ी डिफरेंट है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसका कोई असर नहीं होगा। बिकॉज वो कहते हैं कि जो सस्ती से सस्ती भाव पर जो दवाएं बेची, कम से कम रेट की जो दवाएं बेची जिस देश में, उसी भाव पर अमेरिका में बेचनी पड़ेगी। तो इसको इंटरपोलेट करना, कैलकुलेट करना, इट इज ए लॉन्ग टाइम जॉब, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप वॉच ऑन ईच एंड एवरी मेडिसिन। तो देखा जाएगा समय पे, वो भी सब हो जाएगा। तो ये तो बात रही है। दूसरी बात है कि बाजार, अच्छा फिर मैं एक बात बता दूं, अगर आप मेरा ये देख रहे हैं तो मैंने जो ऐप बनाया है, ऐप को बनाने वालों ने गूगल ने बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया है। मैंने तो खाली उस पर मेरी लेक्चर्स डिलीवर किए। तो दैट आई एम गोइंग टू मेक ए कंप्लीट बुक ऑन द शेयर मार्केट इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज, और बहुत सरल है, बहुत डिटेल्ड है। आपको हर सब्जेक्ट पे, हर पॉइंट पर उसमें जानकारी दे रहा हूं मैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, शेयर बाजार के बारे में स्टडी करना चाहें, बहुत सी कंपनीज के एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं उसको। तो आप लोग अगर कोई सीखना चाहें, समझना चाहें, तो उसकी मेंबरशिप लेने में आप, मेरा उसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। वॉट एवर अमाउंट इज बीइंग चार्ज, दैट इज बीइंग चार्ज बाय गूगल। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन अर्निंग मनी, दैट्स ऑल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गई, और इसके रिजल्ट से आने को हैं। तो रिजल्ट्स में सबसे पहला रिजल्ट कल शाम को मार्केट बंद होने के बाद टाटा कंसल्टेंसी का है। उस रिजल्ट के बारे में कोई बहुत बड़ी आशा नहीं, कोई बहुत बड़ी आशा नहीं। नॉर्मल रिजल्ट आएगा, खराब ना आए यही बहुत बड़ी गनीमत है। अनदर थिंग, आईटी कंपनियों के रिजल्ट 20-25 तारीख तक इन लार्ज कैप आईटी कंपनीज के रिजल्ट आ जाएंगे, नॉर्मल रिजल्ट आएंगे। उसमें देखने की बात, खास बात यह है कि गाइडेंस क्या देते हैं, उनका ऑर्डर इनटेक क्या है, मार्जिन्स की पोजीशन क्या है। तो ये सब चीजें उनकी गाइडेंस में, वो जो कॉन कॉल आएगी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें वो बता दें। नंबर 2 बात कि इसके साथ साथ ही 20-22 तारीख तक एचडीएफसी बैंक के, आईसीआई बैंक के, इंडस बैंक के और सब बैंकों की, सब कोटक के, इनके सब के रिजल्ट आ गए। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से खास तौर से मैं इसलिए आशान्वित हूं कि एक तो शेयर की चाल बता रही है कि बढ़ सकता है। मेरी रिकमेंडेशन कुछ ना माने आप, मेरा खाली एक्सप्लेनेशन है। एक तो ये शेयर बढ़ सकता है, मतलब उसका प्रॉफिट बढ़ क्या है, इसमें लिक्विडिटी बढ़ी है। दूसरी बात, गाइडेंस बेटर आएगी, एक बेटर गाइडेंस है एक्सपेक्टेड।
तो बैंकिंग सेक्टर के, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के, इनके सब रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है। इनकी भावों की चाल बता रही है। और जो जो आरबीआई की तरफ से जो माइक्रो एनवायरनमेंट सुधरा है बैंकिंग सेक्टर के बारे में, दैट इज आल्सो होपफुल। दूसरी बात है कि दूसरा जो सेक्टर है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है? सबसे बेस्ट परफॉर्मर होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस के बाद में पावर सेक्टर। पावर में ग्रीन एनर्जी सेक्टर। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी वो कंपनियां सबसे बेटर परफॉर्म करेंगी जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कैपिटल गुड्स बना रही, लाइक वारी एनर्जी, प्रीमियम एनर्जी। दे विल फेयर बेटर, क्योंकि इनको दन तो ऑर्डर मिल रहे हैं, खूब जज के तो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और जज के प्रोडक्शन हो रहा है, खूब जज के एक्सपांशन हो रहा है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दीज कंपनीज हैव गॉट बेटर प्रॉस्पेक्ट। मैं कोई टारगेट नहीं देता हूं, मैं कोई खरीद की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। अनदर थिंग, दूसरी और कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, जैसे अडानी। कैपिटल गुड्स ही नहीं, मतलब जो ट्रांसमिशन कंपनीज है, अडानी ग्रीन है, अडानी एनर्जी है, ये कंपनियों की परफॉर्मेंस भी बहुत बेटर है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग देयर बिजनेस। फिर सीसी पावर है, सीमेंस है, एबीबी है, किर्लोस्कर ब्रदर्स है, किर्लोस्कर ऑयल है, किर्लोस्कर कम्यून है, कम्यून्स इंडिया है। इस तरह की कंपनियों के वोल्ट टाइम ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स है, इन कंपनियों के रिजल्ट भी काफी ठीक आने की संभावना बन रही है। तो पावर एंड पावर रिलेटेड कैपिटल गुड्स कंपनीज विल फेयर बेटर एक्सपेक्टेड है। बाकी कंपनियों के बारे में कोई निश्चित प्रोडक्शन नहीं दी गई। इंफ्रा की हालत जस्ट की तरह से, इंफ्रा कंपनियों की, उसमें कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटो एंसिलरीज के रिजल्ट ठीक आ सकते हैं, बिकॉज द स्टील प्राइसेस हैव कम डाउन, रॉ मटेरियल प्राइसेस डाउन आए। तीसरी बात है कि ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, इसकी प्राइसेस नीचे आ रही है। ओपेक ने 5.5 बैरल पर डे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए छूट दे दी है ओपेक मेंबर्स को। तो ऐसी सूरत में तेल के दाम गिरेंगे, बाजार के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। कुछ केमिकल कंपनीज हैं, जैसे एसआरएफ है, गुजरात फ्लोरो है, नवीन फ्लोरो है, इन कंपनियों की भी परफॉर्मेंस बेटर आ सकती, बेटर आ ही रही है और आने की संभावना भी है। क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा। एक्चुअली नथिंग इज सर्टन इन द शेयर मार्केट, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको इसीलिए मैं कहता हूं कोई रिकमेंडेशन ना माने, ये विचारणीय बिंदु हो सकते हैं, ये बात। अनदर थिंग कि मेरी बस ये राय तो यही है कि आप F&O में और ट्रेडिंग में ना जाएं। जितना आपके पास पैसा है उतना काम करें, उतना इन्वेस्टमेंट करें। नॉन अर्निंग कंपनीज में, चाहे उसमें कैसी भी खबर आती है, उनमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको जो कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, जो अर्निंग कंपनीज है या ग्रोथ है, वहां इन्वेस्टमेंट करें। सेक्टरल ग्रोथ देख लीजिए, फोकस, गवर्नमेंट का फोकस देख लीजिए किस सेक्टर पे है, किस प्रोडक्ट पे है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। दैट्स ऑल दोस्तों, इतना काफी है। चर्चा समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।